मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप में बहुत कमज़ोरी और थका थका सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ऐसा शायद लगातार काम करने और ज़्यादा आराम ना करने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से जैसे तैसे करके नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा समय लग गया था। मैं तैयार होने में काफ़ी समय लेती थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। लड़कों वाले कपड़े पहनकर खुद को बदलकर जब मैंने शीशे में देखा तो मैं हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की सुंदरता और मासूमियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं फटाफट तैयार होकर घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैंने बहुत से आदमियों की चुभती नज़रें खुद पर महसूस की थी। मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि हमारे समाज में खूबसूरत मर्द भी सुरक्षित नहीं हैं, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच में रहने से अच्छा यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी खराब तबीयत को महसूस करके भी अनदेखा करना पड़ता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि मेरी हालत ज़्यादा ना बिगड़ जाए और मेरा डर उस दिन सच साबित हो गया था जब मुझे काम करते करते चक्कर आ गया और जी मचलने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी और जो थोड़ा बहुत मैंने खाया पिया था वो सब निकल गया था। मैं स्टेशन के एक तरफ बैठकर सोच रही थी, इस हाल में दोबारा से काम कैसे करूं। उस दिन मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी। मुझे छुट्टी बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिली थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर के बजाय सीधा अपने घर पहुंच गई थी। किस्मत से जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे पिताजी भी घर पर ही थे और वो मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगे कि मैं भेस बदल कर क्यों काम कर रही हूँ। मेरा सच ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी दिन रंगे हाथ पकड़ी जाऊंगी। पिताजी मुझे ऐसा समय आने से पहले ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास ये आखिरी उपाय था, इसलिए मैं पिताजी की बातें चुपचाप सुनती रही, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे देखकर गुस्से से घर से बाहर निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा खाकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमज़ोरी की वजह से हुई थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतनी थकान और कमज़ोरी क्यों होने लगी थी। ना मेरा काम इतना ज़्यादा थकने वाला था और ना ही मैं खाने पीने की चोर थी। कुछ समय पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ थी। अगले दिन मेरी हालत कुछ सुधरी हुई थी। मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाती पीती रही ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं और आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए दोपहर का खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी कर ली। मेरे पिताजी घर पर ही थे। मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे और मैं घर से चली गई। अभी मैं रास्ते में ही थी, मुझे फिर से अपनी तबीयत खराब सी महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं बेहाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। ना मैं काम कर सकती थी, ना ही आराम कर सकती थी। न जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले बाकी लोगों में से एक दिनेश नाम का लड़का मेरा अक्सर ख्याल रखता था और मेरे पास ही रहता था। जब मैं इस हाल में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो दिनेश ने मुझे डॉक्टर को दिखाया और मुझे दवाई दी, जिसे खाकर मुझे आराम मिल गया। लेकिन मेरी ये हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही थी। मुझे अक्सर ही उल्टियाँ होने लग जाती, चक्कर आते रहते। अभी मैं खुद को सही से डॉक्टर से चेकअप करवाने का सोच रही थी कि एक दिन काम के बीच में मेरी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर के इलाज से मैं होश में आई तो देखा कि डॉक्टर मेरी जांच कर रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर डॉक्टर गंभीरता से मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपने बारे में सब बताया। तब डॉक्टर ने सब कुछ सुनकर एक अजीब सी बात कही। वो बोले कि तुम्हारी जो हालत है उसे देखकर मुझे लगा कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी हो। फिर ये सब क्यों?
मैं डॉक्टर की बात समझ नहीं पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात को बीच से काटते हुए उनसे सवाल किया कि मेरी इस हालत का कारण क्या है। हालांकि मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिन से लगातार कमज़ोरी, उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान होकर डॉक्टर को देखती रह गई। मेरा नाम कीर्ति है और मैं एक अच्छे खासे घर से संबंध रखती हूँ। मेरा घर कोई गरीबी में डूबा हुआ नहीं था। हम पहले अच्छे हालात में रहते थे, मगर कुछ साल पहले मेरे पिताजी को नशे की लत लग गई, जिसके कारण वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे। मैंने मेरे पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से ख़त्म कहाँ होती है। मैं अपने छोटे भाई बहनों को देखती तो खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए पैसा कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत सुंदर लड़की थी और मेरी यही सुंदरता मेरी ज़रूरत के आड़ आ रही थी। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल था। जब से पिताजी ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के आदमियों की नज़रों में मेरे लिए गंदापन साफ नज़र आने लगा था। मैं बाहर के आदमियों की नज़र, अपने शरीर के आर पार हो जाने वाली नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी। मगर मैं जानती थी कि इस बात का कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरे भाई बहन घर में पड़े पड़े भूखे मर जाते। जब से पिताजी ने नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी होकर एक कोने में पड़ी रहती थी। मेरी सुंदरता सबका ध्यान खींच लेती और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर की ठोकरें खा रही थी, मगर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं इज्जत से नौकरी कर सकूं। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल इस तरह मचलने लगा था कि मैं सोचती थी कि मैं तेजाब से खुद ही अपनी सुंदरता खत्म कर दूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं अपने पिताजी के दोस्त के पास गई। उनके साथ हमारे परिवार के जैसे संबंध थे और उनके जवान बेटे भी अच्छी नौकरी करते थे। मैंने अंकल के घर जाकर जब उन्हें अपने हालात बताए तो उन्होंने हमदर्दी और तरस खाकर मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना भी बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान खरीद लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक दिन अचानक अंकल जी अपने बड़े बेटे सूरज के साथ हमारे घर आ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ पिताजी से की, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर पूरे घर की छत गिर गई हो। अंकल जी ने अपने बड़े बेटे सूरज के लिए मेरा हाथ मांगा था और साथ ही साथ उन्हें यह भी विश्वास दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी करने के बाद मेरे घर का सारा खर्चा भी उठा लेगा। मैं सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि विक्रम उम्र में मुझसे 2 गुना बड़ा था और वो अजीब तरह का इंसान था। उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों पत्नियों को शादी के कुछ महीनों बाद ही बिना किसी कारण के तलाक देकर घर से निकाल दिया था। लेकिन मेरे माँ पिताजी तो इस रिश्ते पर खुश थे। अंकल जी गए तो मेरे माँ पिताजी मुझे भाग्यशाली कहने लगे, जिसके कारण से उनके घर में पैसा भी आने वाला था। मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ मना कर दिया। मेरे मना करने से पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उनके विचार से मैं बहुत स्वार्थी लड़की थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। अपने माँ पिताजी के लाड प्यार करने के बावजूद भी मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी के दोस्त के घर भी खबर पहुंचा दी कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ पिताजी की तरह अंकल भी मेरे मना करने पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उल्टा मेरे पिताजी को मुझे समझाने को कह दिया था। अब मेरे पिताजी मुझसे हर समय लड़ने लगे थे। मैं मानसिक तनाव का शिकार हो चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी कि ये रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा है और इसमें मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि विक्रम बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर समय समझाने और छोटे भाई बहन की गरीबी भरी ज़िंदगी पर तरस खाकर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी ले लूँगी कि विक्रम मेरे घर वालों को हर महीने खर्चा हर हाल में दे देगा। जब मैं बात करने पिताजी के दोस्त के घर पहुंची तो विक्रम घर की पिछली तरफ गैलरी में खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने जब विक्रम के मुंह से अपना नाम सुना तो मैं वहीं रुक गई और जो बातें मैंने विक्रम के मुंह से सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई।
और मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं बिना कुछ बोले घर वापस आ गई और अपने माँ पिताजी से लड़ते हुए मैंने शादी से साफ मना कर दिया। मेरे माँ पिताजी मेरे मना करने पर मुझे ही बातें सुना रहे थे और मैं खुद को कमरे में बंद करके बस रोती जा रही थी। वो साफ शब्दों में मेरा सौदा कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसकी पहली 2 पत्नियां अच्छे घर की थी, तभी मेरा साथ देने को तैयार नहीं हुई थी। मगर मेरे पापा की दोस्त की बेटी कीर्ति, यानी मैं, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही मजबूर थी। वो मेरे घर वालों को हर महीने कुछ पैसे देकर मेरा मुंह बंद रखेगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश करेगा। मैंने अपने माँ पिताजी को ये बात भी बता दी थी, मगर मेरी माँ उल्टा मुझे ही अपनी मिसाल देने लगी। ऐसे इज्जतदार आदमी का क्या फ़ायदा जो नशा करके अपने शौक पूरा करता हो और उसके बच्चे भूख से मर जाए। मेरे माँ पिताजी की नज़र में ये काम बुरा नहीं था। वह अब भी मानने को तैयार नहीं थे। विक्रम मुझे जिन लोगों के सामने पेश करेगा, उनकी सोच थी कि विक्रम सिर्फ मुझे अपने बड़े बड़े लोगों से मिलवाने का शौक़ रखता होगा। आखिर मैं उन लोगों से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना भेष बदल कर लड़के में बदल लिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई और मैं वही पास के क्वार्टर में रहने लगी। उस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी पहचान छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं एक लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर समय यही डर सताते रहता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत सबको पता चलने पर मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। फिर वो मेट्रो स्टेशन पर भी मुझे नौकरी करते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। मेरे चेहरे की सुंदरता और लड़कियों वाला नक्शा सबको प्रभावित करता था। इसी वजह से मुझे कई लोगों ने किन्नर लड़की समझ लिया था और साथ में काम करने वाले आदमी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते थे। खुद को लड़का बनाने के बाद भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ हो जाती थी। मगर मैं जानती थी कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। एक न एक दिन मेरा सच सामने आ ही जाता। अगर तुम एक लड़की हो तो लड़कियों की बहुत सी ऐसी परेशानियां होती है जिससे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती और इसी कारण मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरह से लड़का साबित करने के लिए मुझे अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लोग बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वो सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर ही निकल जाते थे और रात गए बाहर से खा पीकर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से सिर्फ एक दिनेश नाम का लड़का था जो पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखे हुए था। दिनेश यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसका संबंध दूसरे शहर से था। वो खाते पीते घर का लड़का था। उसकी 3 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और वो इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरानी होती थी क्योंकि वो किसी अच्छे होटल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक साधारण से क्वार्टर में रहने को सही समझा था। उसका कहना था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता है। मैं उसकी नज़र में सिर्फ यहाँ रहते हुए सबसे दूर दूर ही रहती थी और कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाए तब क्वार्टर जाऊँ और उनके जागने से पहले ही वहाँ से निकल जाया करूँ। मैं अपने कोशिश में काफ़ी हद तक सफल रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं संतुष्ट थी क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजारकर कोई परेशानी नहीं होती थी। मगर काम पर जाकर मैं अभी इन्हीं परेशानियों में घिरी हुई थी। मुझे बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था। 1-2 बार तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया हुआ था, मगर मुझे हर समय डर सताता रहता था। अगर कभी मैं खुद को बचा ना पाई तो ना सिर्फ इज्जत जाएगी बल्कि मेरी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था और अब तक जो मैं सुरक्षित थी उसमें भी ऊपर वाले की मदद मेरे साथ थी। मैंने पहले महीने में ही सैलरी मिलते ही घर जाकर घर वालों को खर्च के लिए पैसे दे दिए।
मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे क्योंकि अंकल ने पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे संबंध खत्म कर दिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि मुश्किल समय में उनमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से ऐसे हालत का सामना कर रही थी जिससे मेरा हर पल डर में गुजरता था। मेरे पिताजी मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे और मुझसे सवाल करने लगे कि मैंने ये पैसे कहाँ से और कैसे कमाए हैं। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कहा कि मैं एक हॉस्टल में नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा विश्वास कर लिया मगर मेरे पिताजी मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर अपने दोस्त से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे माँ बाप अभी भी यही चाहते थे कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं। शायद विक्रम ने मेरे पिताजी को कोई सपना दिखाया था जिसकी वजह से वो बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार नहीं थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान भर दिया और छोटे भाई बहनों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह मैं हर महीने खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान लेकर दे देती। इस कारण मेरी माँ की नाराज़गी धीरे धीरे दूर होने लगी और वो मेरे घर आने पर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी। अपने इलाके से ही मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर मुझे हर बार साथ में दे देती ताकि मैं अपने खाने पीने का भी ख्याल रख सकूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई परेशानी नहीं रही और सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी ये खुशी जल्दी मिट्टी में मिल गई। एक बार जब मैं हमेशा की तरह सैलरी लेकर घर पहुंची तो घर का हाल देखकर मैं उदास हो गई। मेरे पिताजी ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहे थे और सब चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा करते हुए मारने के लिए दौड़े। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई कि न जाने अब क्या हो गया था। जब मैंने उनसे उनके गुस्से का कारण पूछा तो उनके जवाब ने मुझे गुमसुम कर दिया क्योंकि मेरे पिताजी को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे पिताजी को ये बात किसने बताई थी क्योंकि पिताजी का कभी भी दिल्ली जाना नहीं हुआ था। मेरे पिताजी ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर पिताजी के साथ उनके दोस्त के घर चली जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर तैयार नहीं थी लेकिन पिताजी मुझे डरा धमका रहे थे कि वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी हरकतें सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकती थी, इस बार पहले ही दिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी लगातार मुझ पे चीखते चिल्लाते मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाना बनाकर टिफ़िन में दे दिया और दूध की बोतल पकड़ा दी। उस दिन मैं वापस जाते हुए सारे रास्ते रोती रही क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे पिताजी की हरकतों का सामना करने की कोशिश करती रहती है। मैं इतनी बुज़दिल हो गई थी कि अब सोच लिया दोबारा कभी घर नहीं जाऊंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस बार दिल्ली लौटने पर 2-3 हफ्तों के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं थकान और कमज़ोरी का शिकार रहने लगी। मैं कुछ दिन तो अपनी हालत को अनदेखा करती रही मगर जब मेरी हालत और ख़राब हुई तो मुझे उल्टी आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि तबीयत ख़राब होने पर मैं उस क्वार्टर में नहीं सो सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी लापरवाही की वजह से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों के सामने ना खुल जाए। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन कुछ दिन के बाद तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो काम पर फिर से चली गई। ऐसे ही काम करते हुए मैं एक दिन बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ समय से ऐसा जहर दिया जा रहा था जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी और मेरे शरीर में जहर बढ़ जाने के कारण से उसके असर दिखने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन मैं तो कुंवारी थी। तो अब सवाल ये था कि जब मैं कुंवारी लड़की थी तो डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरानी हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दे रहा था।
मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान रहने को कहा और ये भी समझा दिया कि अभी जहर इतना नहीं फैला है कि मैं संभाल ना सकूं। अभी भी मेरे पास समय था और अगर मैं सावधान रहूं तो मैं बच सकती हूं। मगर मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने के बजाय वही क्वार्टर में आराम करती रही। दिनेश ने जब मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने उसे अपनी बीमारी का कारण बताकर उससे मदद मांग ली। वो भी परेशान हो गया। उसने मुझे सलाह दी कि मैं जो भी खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों को लैब में टेस्ट करवाऊँ ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। उसकी सलाह का पालन करते हुए मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया और अब रिपोर्ट देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि जहर तो उस दूध में था जो हर बार मैं घर से लेकर आती थी। मैं सदमे से सिकुड़ कर रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ही मुझे जहर दे रही थी। मैंने उस दिन घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और इच्छा को दबाकर उन सबके लिए काम कर रही थी और कई बार तो मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की ये हरकत मुझे पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरान होकर मुझे देखती रह गई और वो ये पाप अपने सिर पर लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे विश्वास दिलाया कि उन्होंने कभी भी दूध में कुछ भी नहीं मिलाया था। मुझे विश्वास नहीं आया तो मेरी माँ ने अपने सिर की कसम खाकर रोते रोते अपनी सच्चाई मुझे बताई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सीधी साधी घर में रहने वाली माँ जहर कहाँ से ला सकती थी। तो फिर आखिर कौन था जो मुझे जहर दे रहा था? मैं और मेरी माँ परेशान होकर बैठी थी। थोड़ा सोचने पर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा शरीर बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाया करती थी मेरे पिताजी उसमें कुछ मिला देते थे। उसने 2-3 बार पिताजी को ये सब करते हुए देखा था, मगर वो बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी घर आए तो मैंने उनसे जहर देने की वजह पूछी तो मेरे पिताजी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वो सच उगलने लगे और उन्होंने बताया कि पिताजी के दोस्त का बेटा विक्रम मेरे मना करने के बाद से ही मेरे पिताजी को भड़काने लगा। वो मुझ जैसी मजबूर और सुंदर लड़की को गंवाना नहीं चाहता था। उसी ने मेरी नौकरी के बारे में मेरे पिताजी को बताया था और जब मैं तब भी हाथ ना आई तो उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके मेरे पिताजी को शर्मिंदा करवाया और फिर पिताजी ने मुझे वो जहर दे दिया ताकि मुझ जैसी बेटी से उन्हें छुटकारा मिल सके। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने क्वार्टर में जाकर अपना सामान समेट लिया। मैं अब इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहती थी। दिनेश ने मुझे जाता हुआ देखा तो उसने मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी आभारी थी कि मैंने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो सब सुनकर मुझसे प्रभावित हुआ और शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। हम दोनों ने शादी कर ली। अब मैं दिनेश की पत्नी हूँ और अब हम दोनों मिलकर उसके घर के साथ साथ मेरे घर वालों की भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।